हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पचिंको का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि इसका लास्ट एपिसोड है। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड्स को देख लीजिए ताकि आप ड्रामा को अच्छे से समझ सके। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। और सो सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि आज मेरी आवाज़ बिल्कुल कच्ची नहीं है। मैं इसको रिकॉर्ड ज़रूर कर रही हूँ बट मैंने इतने आइसक्रीम्स खा लिए कि मेरी आवाज़ ख़राब हो गई। सो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं इसको डिले भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि बहुत लोग इसके लास्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ 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 समझिएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है साल 1938 से। अब नोहा 7 साल का है और इसाक उसे स्कूल से पिक करने आता है। दोनों के रिश्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इसाक नोहा से बहुत प्यार करता है। आज नोहा के छोटे भाई यानी कि सोलोमन के डैड की सेरेमनी है, वो जो हमारे यहाँ भी होती है ना, छोटे बच्चों के सामने कुछ आइटम्स रखते हैं और उन्हें चूज़ करने देते हैं। मुझे उसका नाम नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसाक नोहा से बोलता है कि अब वो बड़ा हो चुका है, एक बड़ा भाई बन चुका है, तो आगे से उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। और नोहा भी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। इसाक और सुंजा के इससे पहले भी बच्चे होने वाले थे बट वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि 1938 में बहुत कुछ बदल चुका है। कोरियन बच्चे भी अब स्कूल जाते हैं और जापान की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। एक दिन नोहा अकेले स्कूल से घर आता है और सुंजा को बताता है कि उसने स्कूल ख़त्म होने के 1 घंटे तक इसाक का वेट किया बट वो उसे लेने नहीं आया। जिसके बाद दोनों इसाक को ढूंढते हुए चर्च आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पुलिस इसाक को ढूंढ रही थी और उसे अरेस्ट करके ले गई है और अब से सुंजा को भी सावधान रहना चाहिए। पर सुंजा को कुछ नहीं पता था कि इसाक किस चीज़ से इन्वॉल्व है और पुलिस उसे क्यों ले गई है। वो नोहा को बोलती है योसेफ को बुलाने के लिए और नोहा आता है उस बेकरी फैक्ट्री में जहाँ पे योसेफ काम करता है। उसे पूरी सिचुएशन बताता है और उसका बॉस ये सब देख रहा था, लेकिन वो योसेफ को उसके काम के चलते ट्रस्ट करता है, इसीलिए उसे 1 घंटे के लिए जाने देता है। और पुलिस स्टेशन में उन्हें पता चलता है कि इसाक को एक जासूस होने के जुल्म में अरेस्ट किया गया है। अगर वो गिल्टी नहीं हुआ तो उसे छोड़ देंगे और अगर नहीं तो शायद वो जेल में ही मरेगा। जो जानकर नोहा बहुत दुखी होता है, पर योसेफ उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके फादर को जेल में एक रात भी नहीं रहने देगा क्योंकि वो इनोसेंट है। और सुंजा से बोलता है कि वो अपने बॉस से इसकी हेल्प मांगेगा। लेकिन जब उसके बॉस को ये पता चलता है कि योसेफ का भाई एक जासूस है और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में अरेस्ट हुआ है, तो ना केवल वो उसकी मदद से इनकार करता है बल्कि उसे जॉब से भी निकाल देता है, ये कहकर कि फैक्ट्री के बाकी वर्कर्स का सोचना है कि अगर योसेफ का भाई एंटी नेशनल है तो उसमें भी वही खून दौड़ता है और वो भी एंटी नेशनल होगा। हालांकि योसेफ रिक्वेस्ट करता है कि उसे जॉब से ना निकाले क्योंकि इसी जॉब से उसका घर चलता है, पर इतने सालों के काम और वफादारी का उसे यही इनाम मिलता है। वहीं सुंजा को पुलिस स्टेशन के बाहर एक लेडी मिलती है जो अपने किसी रिलेटिव के लिए कुछ देने आई थी, जो अभी जेल में है। और वो लेडी भी कोरियन थी, जो बताती है कि उसका रिलेटिव 3 महीनों से जेल में है और उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। और सुंजा से पूछती है कि उसका हस्बैंड कौन है और कब से जेल में है। तो सुंजा बताती है कि वो एक पास्टर है जो आज ही अरेस्ट हुआ है। और वो लेडी इसाक को पहचानती है और बताती है कि इसाक फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक मसीहा है। उसने सभी को यूनाइट किया गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आज़ादी और हक के लिए लड़ने के लिए। दरअसल उस टाइम पे लगभग 20 लाख लोग कोरिया से जापान आए थे, जिनमें से करीब 8 लाख लोगों को जापान सरकार मजदूर बनाकर जापान लाई थी। पर ना तो उनके पास कोई साधन था और ना ही प्रॉपर पैसे मिलते थे और काम उनसे जानवरों की तरह लिए जाते थे। एक तरीके से वो गुलाम थे। और इसाक लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को बोलता था और वो लेबर यूनियन से जुड़ा हुआ था, जिसमें उसके साथ एक और आदमी था जो जापानीज़ है। और वो लेडी सुंजा को उससे मिलने को बोलती है, जिसका नाम है हासेगावा। और सुंजा को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। इधर 1989 में डॉक्टर हाना की मॉम इत्सुको को बताते हैं कि हाना अब और पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देने का सजेस्ट करते हैं, यानी कि उसे जहर का डोज देकर शांत कर दिया जाए। पर इत्सुको एक माँ है और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। वहीं सोलोमन अपने डैड को बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि उसने हान ग्युमजा को डील साइन करने से मना किया था। और उसके डैड उस पर ऐसा करने के लिए नाराज़ होते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पे सोलोमन बताता है कि वो बस हान ग्युमजा को साइन करने नहीं देना चाहता था और अब वो अमेरिका भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका वीज़ा कैंसिल हो गया है, प्लस उसे कोई और जॉब नहीं देगा। और बताता है योशी के बारे में कि वो उसके साथ मिलकर पचिंको पार्लर खोलना चाहता है।
और योशी का नाम सुनते ही उसके डैड और गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि वो योशी के बहकावे में ना आए। सालों पहले योशी के दादा ने भी उन्हें पचिंको मार्केट से इंट्रोड्यूस कराया था, ये बोलकर कि ये लीगल है और उन्हें भी उसकी तरह जल्दी अमीर बनने का शौक था, तो वो इस मार्केट में आ गए। लेकिन सोलोमन की माँ और दादी के चलते वो जल्दी ही समझ गए इस मार्केट के बारे में और उन्होंने योशी के दादाजी से दूरी बना ली। और भले ही कोई कुछ भी कहे, बट उन्हें पता है पचिंको मार्केट के बारे में और इसीलिए वो अपने बेटे यानी सोलोमन को इसमें आने नहीं देना चाहते। पर सोलोमन बोलता है कि अब से वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा। उनके सपने उसके लिए काफ़ी नहीं है, यानी कि अपने डैड की बात नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक वो लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलता रहा है, उसने कुछ भी अपने मन से नहीं किया। फिर वो हाना से मिलता है और उसे भी सारी बात बताता है और सॉरी बोलता है उसे छोड़कर जाने के लिए और कहता है कि अब से वो अपने हिसाब से सब कुछ करेगा। और हाना उसे खुद के लिए सॉरी फील करने से मना करती है और बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एंडिंग ऐसे बंद कमरे में इतनी दर्दनाक होगी। उसने अपनी लाइफ के आखिरी पल हवाई जैसे जगह पर समुद्र के किनारे इमेजिन की थी। और सोलोमन से बोलती है कि वो अपनी पूरी लाइफ खुद से भागती रही, पर सोलोमन ऐसा ना करे, वो अब अपने आप से ना भागे और उसे जो करने का मन है वो करे और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करे। जब दुनिया ने उस पर दया नहीं दिखाई तो वो भी दुनिया पे दया ना दिखाए। वहीं 1938 में सुंजा नोवा के साथ आती है हासेगावा से मिलने और चूंकि सुंजा को जापानीज़ अच्छे से नहीं आती है तो यहाँ नोवा उसके लिए ट्रांसलेट करके बताता है। वैसे नोहा का कैरेक्टर जिस भी बच्चे ने प्ले किया है ही इज़ सुपर क्यूट और उसे पता चलता है कि हासेगावा एक प्रोफेसर और कम्युनिस्ट है और इसाक उसके साथ मिलकर फैक्ट्री वर्कर्स और लेबर्स के लिए काम करता था। वो बाकी जगहों से भी लोगों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खिलाफ उनके हक के लिए लड़ने वाला था और उसने सुंजा और अपनी फैमिली से ये बात इसलिए छुपाई ताकि वो लोग इस मामले में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन उसने ये सब कुछ अपने बच्चे और सुंजा के लिए किया, जिस पे सुंजा बोलती है कि वो लोग एम्परर के अगेंस्ट काम कर रहे थे, पर हासेगावा बोलता है कि वो एम्परर के अगेंस्ट नहीं है बल्कि एम्परर उनके अगेंस्ट में है। लेकिन सुंजा बोलती है कि हासेगावा जो खुद मेहनत के बारे में नहीं जानता, उसे नहीं पता होगा कि फैमिली कैसे चलती है और अब उसका हस्बैंड जेल में है, सो अब उसकी फैमिली को कौन चलाएगा, कौन उसके बच्चों को खाना देगा। यानी कि उसका कहना था कि हासेगावा जैसे लोग जो लोगों को हक की लड़ाई के नाम पे इकट्ठा करते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि लड़ाई में लोगों की फैमिली का क्या होगा, जबकि वो खुद एक तरह से सेफ जोन में होते हैं। और बोलती है कि अब वो खुद ही इसाक को जेल से बाहर निकालेगी, पर हासेगावा बोलता है कि आसान नहीं होगा क्योंकि शायद किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है और उसे धोखा दिया है। और तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वहीं 1989 में सोलोमन आता है योशी से मिलने और उसके साथ एक डील करता है कि जिस होटल के लिए वो हान ग्युमजा के लैंड की डील करने वाला था उसमें मिस्टर अबे और फर्म के 10 बिलियन येन लगे हैं और इसीलिए किसी भी हाल में वो उस लैंड की डील करना चाहेंगे। इसलिए योशी अपने सोर्सेज से हान ग्युमजा को मजबूर करे वो लैंड उनको दे देने के लिए और बाद में वो फर्म के साथ उस लैंड की डील खुद हैंडल करेगा। यानी कि योशी हान गुमजा से डरा धमका कर ज़बरदस्ती वो लैंड उसके नाम पे साइन करा ले और फिर वो मिस्टर अबे और फर्म को मुंह बोली कीमत पर वो लैंड बेचेगा और उन्हें मजबूर होकर उससे वो ज़मीन उसी की कीमत पर खरीदनी पड़ेगी। ये एक तरीके से मिस्टर अबे को उसका तमाचा होगा उसके इंसल्ट करने के लिए। इधर सोलोमन के डैड सुंजा को बताते हैं सोलोमन और योशी के बारे में और बोलते हैं कि सालों पहले उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाया था, पर अब वो फिर से उनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। पर सुंजा बोलती है कि उसे सोलोमन पे यकीन है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, उसने उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी की है। पर उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा ही यकीन उन्हें नोआ पे भी था और उसकी परवरिश भी बहुत अच्छी हुई थी, पर उसने क्या किया। और फिर सुंजा से माफ़ी मांगते हैं उससे रूडली बात करने के लिए और बोलते हैं कि बस इसलिए क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और हम उनसे प्यार करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। पर सुंजा बोलती है कि वो कभी भी सोलोमन को गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी। वहीं 1938 में पुलिस सुंजा से पूछताछ करती है कि क्या उसने भी कभी अपने हस्बैंड की तरह किसी एंटी गवर्नमेंट पर्चे को पढ़ा या लिखा है या फिर किसी ऐसे मीटिंग को अटेंड किया है, जिस पे सुंजा बोलती है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती और उसे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर पुलिस उसका यकीन नहीं करती तो सुंजा बोलती है कि उसकी नज़रों में इसाक एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छा पिता है और एक अच्छा इंसान है, बाकी वो कुछ नहीं जानती। और जब स्टेशन से बाहर आती है तो उसे इसाक दिखता है जिसे पुलिस कहीं ले जा रही थी और उसे देखकर नोआ उसके पीछे भागता है। और ये सीन ना सच में बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। बेचारा इसाक भी नोआ से मिलना चाहता था पर पुलिस उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाती है और बेचारा नोआ दूर तक उस गाड़ी का पीछा करता है। वहीं 1989 में हाना और इत्सुको को देखते हैं और इत्सुको उसे कुछ दिन और अपने हालत को मॉनिटर करने को बोलती है।
पर हाना अब थक चुकी थी और अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है उसे जाने देने के लिए, यानी कि इसे वर्ड्स में कैसे लिखूँ समझ नहीं आया। लास्ट में इत्सुको मान जाती है और फिर हाना को इंजेक्शन दिया जाता है। तब वहाँ उसके साथ सभी थे सिवाय सोलोमन के, और वो सोलोमन से मिलना चाहती थी। और तभी सोलोमन आता है जो उसे उस रूम से बाहर निकालता है, क्योंकि वो उसे उस रूम में अपनी आखिरी सांसें नहीं लेने देना चाहता था। वो उसे हवाई तो नहीं ले जा पाया, पर हॉस्पिटल के छत पे ले जाता है ताकि अपने आखिरी समय में हाना खुले आसमान को देख सके, और अपनी लाइफ के आखिरी टूर को एंजॉय करते हुए हाना इस दुनिया से चली जाती है। बाद में सुंजा सोलोमन से मिलती है और उसे वही चेन वॉच देती है जो उसे हांसू ने दिए थे, जो फिर से उसके पास कैसे आई हमें बाद में पता चलेगा। और बोलती है कि उसे लगता था कि ये वॉच उसके लिए अनलकी है, पर यही वॉच उसकी फैमिली के लिए लकी साबित हुई, और उसे यकीन है कि ये सोलोमन के लिए भी लकी होगी। वहीं हान ग्युमजा को देखते हैं जो अपने घर के बाहर एक आदमी को देखती है जो काफ़ी देर से उसके घर के बाहर 2 कुत्ते लेकर खड़ा था, और उसको देखकर वो डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। इधर 1938 में नोआ जब स्कूल जा रहा था तब उसके पास आता है हानसू और पूछता है कि उसका मूड ऑफ क्यों है, और बताता है कि उसके टाइम पे वो लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, पर वो लकी है और इसलिए इस चीज़ को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। और पूछता है कि वो स्कूल जाने के लिए शॉर्टकट की जगह लॉन्ग रूट क्यों ले रहा है, जिस पे नोआ बोलता है कि उसके डैड उसे इसी रूट से स्कूल ले जाया करते थे। और उसे पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है और उसके स्कूल के बारे में कैसे जानता है, जिस पे हांसू बोलता है कि उसे सब कुछ पता है तभी वो प्रोटेक्टेड रहता है, और बताता है कि उसने भी अपने डैड को एक अर्थक्वेक में खो दिया था। और नोआ पूछता है कि उसे उसके डैड के बारे में कैसे पता, और तभी उसे याद आता है कि इसे तो सब कुछ पता है तभी वो प्रोटेक्टेड रहता है, बेचारा सच में इनोसेंट है। और हांसू बोलता है कि नोआ हमेशा याद रखे कि सिर्फ सर्वाइवल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे सबसे आगे जाना है, ना केवल कोरियन से बल्कि जापानीज से भी, इतना आगे कि लोग उसे जलन करने लगे, पर इतना परफेक्ट कि उसकी मेहनत को नज़रअंदाज भी ना कर सके और उसकी रिस्पेक्ट करें। उसे अपनी लाइफ में हमेशा आगे देखना है, कभी भी पीछे नहीं मुड़ना। फिर उसे अपने कोट का पॉकेट स्क्वायर देता है और खुशी खुशी उसे स्कूल जाने को बोलता है, और नेक्स्ट डे से शॉर्ट रूट लेने को बोलता है, और कहता है कि सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही लंबे रास्ते लेते हैं और उसे बेवकूफ़ नहीं बनना। यानी कि वो अपने फादर की ही तरह नोआ को लाइफ के लेसन्स देता है, पर गलत तरीके से। उसके डैड ने उसे कभी भी लालच करने और गलत रास्ते पर चलने को नहीं कहा था, वही वो अपने बेटे को यही सिखा रहा था। इधर सुंजा को देखते हैं जो किमची बनाती है और क्योंगी को बोलती है कि अब से वो किमची बेचा करेगी, पर क्योंगी बोलती है कि योसेफ इसके लिए अलाउ नहीं करेगा। और तभी योसेफ वहाँ आता है जो बोलता है कि भले ही उन्हें लगता है कि वो फैमिली नहीं चला पाएगा, पर उसे दूसरी जॉब मिलने वाली है, और चाहे जो हो जाए वो ना तो अपने भाई को छोड़ेगा और ना ही उसके बच्चों को भूखा रहने देगा। यानी कि वो सुंजा के किमची बेचने के अगेंस्ट था और घर का हेड होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अवेयर भी। पर सुंजा बोलती है कि वो उसके प्राइड को हर्ट नहीं करना चाहती, पर वो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी भी नहीं रह सकती है। वो उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में हेल्प करना चाहती है, जिस पे योसेफ कुछ भी नहीं बोलता, और क्योंकि सुंजा की हेल्प करती है किमची बनाने में। यहाँ हम समझ सकते हैं कि भले ही इसाक अपने लोगों के लिए ही जेल गया है, पर पीछे उसकी फैमिली भी है, और अब उस फैमिली की जिम्मेदारी यूसेफ के ऊपर है, और सुंजा अकेली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूसेफ के ऊपर नहीं डालना चाहती, और अपने बच्चों के अच्छे कल के लिए वो मेहनत करती है। ये पॉइंट हमें भी याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने भी हमारी आज़ादी के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे उनकी फैमिली भी थी जिन्हें आगे चलकर सफ़र करना पड़ा। कितनी ही फैमिलीज़ ने आज़ादी की लड़ाई में अपने घर के हेड को खोया है, जिन्होंने देश को अपनी फैमिली समझा। तो आज भले ही हम उनके लिए कुछ ना कर पाए, पर एटलीस्ट उन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ही हमारे लोग हैं, हमारे दादा दादी, जिन्होंने उस टाइम पे भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। किमची बनाने के बाद सुंजा उसे अकेले बेचने जाती है, और क्योंकि बच्चों का घर में ख्याल रखती है, पर मार्केट में कुछ भी बेचना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप नए हैं। सुंजा के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी उसे अपनी दुकान अपने बगल में नहीं लगाने देता उसकी किमची की स्मेल की वजह से। ऊपर से ये उसका फर्स्ट टाइम था तो वो थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन फिर उसे एक मीट शॉप के बगल में जगह मिलती है। तो अब प्रॉब्लम थी कि वो कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करे, क्योंकि अगर आप वेंडर हैं तो आपको चिल्लाकर लोगों को बुलाना होता है, चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान की जानकारी देनी होती है, और सुंजा ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। पर धीरे धीरे वो आसपास को देखकर सीखती है और लोगों को बुलाना शुरू करती है। ऐसे ही कस्टमर्स उसकी किमची टेस्ट करते हैं और सुंजा का काम शुरू होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
और फिर कुछ ऐसी लेडीज़ को दिखाते हैं जो कोरियन हैं पर वॉर के बाद जापान में ही सेटल हो गई, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। वो सभी 80 या 90 प्लस हैं और जब पहली बार जापान आई थी तब उनकी एज बहुत ही छोटी थी, उन्हें यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती थी, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। वो लोग सिर्फ किमची पे सर्वाइव करते थे। जापानीज़ का कहना था कि जो भी उनके पास है वो एम्परर का है। और अब भले ही लाइफ लग्जरी से भरी हुई है पर एक टाइम था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब से यही उनका घर है और वो वापस अपने देश नहीं गई। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि एंडिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, ऐसा लगता है कि हम बीच में कहीं छोड़ दिए गए हैं। पर ये नॉवल काफ़ी बड़ी है और मैंने सुना है कि इसका सेकंड सीज़न भी आने वाला है, तो जब कभी भी आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी और उसमें शायद हमें पता चले कि नोवा का क्या हुआ, सोलोमन ने क्या किया, हान गिमजा का क्या हुआ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो मेरे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट है, कि आखिर हांसू की घड़ी सुंजा के पास आई कैसे। आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसने नॉवल पढ़ रखी है उसको सारे आंसर पता है तो वेल एंड गुड, बट दूसरों को मत ही बताना तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। आप चाहे तो रिकमेंड भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल भी रखते रहिए। सायोनारा।